हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस भौतिक विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के बारे में। हम आज के इस सेशन में ये जानने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे, कहाँ बनेंगे और उसकी इनकी स्थिति क्या होगी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये सब हम आज के इस सेशन में जानेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के फॉर्मेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में कहा जाता है कि किसी वस्तु या प्रकाश से स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, कोई वस्तु भी हो सकता है या कोई प्रकाश स्रोत भी हो सकती है। किसी प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश आती ही है, जबकि कोई वस्तु भी है जिस पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो उससे परावर्तित होकर भी प्रकाश निकलती है। तो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, इसके सामने कोई अगर वस्तु रखे हैं छोटा, इससे एक प्रकाश किरण आएगी, प्रवर्तित होकर वापस उसी रास्ते में लौट जाएगी। एक इधर से आ रही है, ये भी प्रवर्तित हो रही है। इसको पीछे जब मिलाते हैं तो किसी बिंदु पे काटेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये होता है प्रतिबिंब। ठीक इसी तरह से किसी दूसरे दर्पण में भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है जिसको कि P द्वारा सूचित करते हैं। ये फोकस है जिसको कि F द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ये इसका वक्रता केंद्र है जिसको कि C द्वारा इंडिकेट करते हैं। कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है, अनंत से आती है, प्रवर्तित होने के बाद यहाँ से निकल जाएगी, एक दूसरी किरण ले, प्रवर्तित होने के बाद यहाँ से निकल जाएगी फोकस से। तो इस बिंदु पे काट रही है दोनों परावर्तित किरणें, तो इस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है जो कि अनंत पर रखा गया है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में कि किसी प्रकाश स्रोत या वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। जब प्रकाशीय किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हमने अवतल दर्पण में देखा कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक रूप से काट रहा प्रकाश के परावर्तित किरण। तो जब वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें काटेगी प्रवर्तन के बाद, तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हमेशा उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। उसके साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब से जब हम आवर्धन का मान निकालते हैं तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, हमेशा जो है दर्पण के सामने बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में ये कुछ बातें याद रखने वाली है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, उससे हमेशा आवर्धन का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जब प्रकाशीय किरणें परावर्तन के बाद आभासी रूप से काटती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि अभी देखा हमने समतल दर्पण में कि अगर ये कोई समतल दर्पण है, इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है, एक प्रकाश किरण अगर इधर आ रही है तो परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण इधर आ रही है तो भी परावर्तन के बाद निकलेगी। ये सामने तो कहीं सच में काटेगी नहीं, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको काल्पनिक आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे किसी बिंदु पे ये काटता है और वहीं इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से जब काल्पनिक रूप से परावर्तित किरणों के काटने से जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। कहा जा रहा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा सीधा होता है, धनात्मक आवर्धन देता है और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, दर्पण के सामने तो इधर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर पीछे बन रहा है। तो ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि
जब किसी गोलीय दर्पण में जब हम किसी वस्तु को उसके विभिन्न स्थिति में उसके सामने रखेंगे तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए कहता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण ही नहीं बल्कि किसी भी गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए निम्नलिखित किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई दर्पण है गोलीय दर्पण और उसके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु रखा गया है खास स्थिति पर, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, कैसा होगा, तो उसका रे डायग्राम बनाने के लिए, उसका किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम आपको 2 किरणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स है, उसको याद रखने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद फोकस से निकलती है। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, और इसी को हम लोग प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, प्रधान अक्ष ये है CP, तो समांतर मतलब इस तरह से ये आपतित किरण है, दर्पण पे पड़ रही है मान लिया इस A बिंदु पे, तो कहा जा रहा है कि इसके अनुसार कि परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से निकलेगी। इस तरह से परावर्तित होने के बाद ये फोकस से निकल जाएगी। तो पहला बात तो आपको याद ये रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जब कोई किरण फोकस से होकर पड़ती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई अवतल दर्पण है जिसका ये प्रिंसिपल ध्रुव है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, और ये क्या है CP, इसका प्रधान अक्ष है, तो कहा जा रहा है इस बिंदु में कि जब कोई किरण फोकस से होकर पड़ती है, यानी कि ऐसे पड़ रही है, इस पे ये फोकस है, ये आपतित किरण पड़ रही है, आपतित किरण इस दर्पण के मान लेते हैं A बिंदु पे, तो कहा जा रहा है कि परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, इधर नहीं आएगी बल्कि नियमानुसार इधर समांतर हो जाएगी। तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा कह रहा है कि जब दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि इस अवतल दर्पण में ये अगर ध्रुव है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ेगी तो वो जो है परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। इसका मतलब ये है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है तो वो परपेंडिकुलरली उस पर फॉल करती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है, यानी कि लंबवत गिरता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इस स्थिति में प्रकाश जो है अपने रास्ते से 180 डिग्री से डेविएट हो जाता है, यानी उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। यानी इस तरह से समझिए कि आप किसी रास्ते पर सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और सीधा का सीधा 180 डिग्री से वापस मुड़ गए। तो इस तरह से ही होता है कि जब किसी दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ेगी तो वो वापस उसी रास्ते से लौट आएगी। तो ये आपकी तीसरी स्थिति थी। चौथी और अंतिम स्थिति जो याद रखने वाली है कि दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली किरण जिस कोण से पड़ती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक, ये इसका पोल, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो कहता है कि ये पोल है, यानी ध्रुव पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ेगी, मान लेते हैं इस तरह से पड़ रही, तो जिस कोण से पड़ेगी उसी कोण से वो निकल जाएगी परावर्तित होने के बाद। अगर इस रास्ते से जा रही है फिर ध्रुव पे पड़ रही है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा और ये इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये 4 स्थितियाँ आपको याद रखना है, तभी जो है आप किसी भी स्थिति में किसी भी गोलीय दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने में सक्षम हो पाएंगे। तो पहला पॉइंट था कि जब किसी गोलीय दर्पण में कोई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर इंसिडेंस होती है तो उस स्थिति में वह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से निकलेगी। दूसरी स्थिति थी कि जब किसी गोलीय दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तित होने के बाद उसके प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगी। तीसरी है कि जब कोई प्रकाश की किरण
किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर यानी सी से होकर दर्पण पे पड़ेगी तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा इसी स्थिति में भी, और प्रकाश की किरण उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और चौथी और अंतिम स्थिति है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ेगा तो जिस एंगल से पड़ेगा उसी एंगल से वो परावर्तित हो जाएगा। ये 4 स्थिति अगर आपने याद रखा, अपने ध्यान में रखा, तो आप किसी भी स्थिति में जो है रे डायग्राम आप बना सकेंगे। तो सबसे पहला चलते हैं, हम देखते हैं जो पहली स्थिति जो है क्या है, तो फिर अवतल दर्पण को देखते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में कहा जाता है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित 6 स्थितियाँ होती है। 6 तरह के प्रतिबिंब हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी 6 दिया गया है, और इसी 6 प्रतिबिंब से रिलेटेड जो है 6 स्थितियों से रिलेटेड सवाल जो है विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है जो कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, ये हमको देखना है। तो जब अनंत पे स्थित होगा तो देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। जो आपने अभी सीखा है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है एक अवतल दर्पण है, ठीक, ये जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है, और ये आपका फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है यानी सी है। कहा जा रहा है ना कि कोई वस्तु जो है अनंत पे है, और अनंत पे कहाँ है, आई डोंट नो, यू डोंट नो। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को समानांतर माना जाता है। तो मान लेते हैं कि उसके एक प्रकाश किरण ये आ रही है, और अभी बताया हूँ मैं कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आएगी तो परावर्तन के बाद जो है इसके फोकस से निकल जाएगी। एक दूसरी किरण परावर्तित इधर से ले लेते हैं या ऊपर से भी ले सकते थे। ये जो है ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो ये भी परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाएगी। तो इस तरह से प्रतिबिंब का परिभाषा क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें जो है किसी वस्तु से आती हुई आ रही है या प्रकाश स्रोत से, अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों परावर्तित किरणें काट रही है, एक ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों इस बिंदु पे काट रही है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस दर्पण का फोकस, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो एक बात तो पता चल गया। दूसरा बात ये समझ में आ रहा है कि ये प्रतिबिंब है ना, ये दर्पण के सामने ही बन रहा है, पीछे मतलब इधर बनना चाहिए था, नहीं, तो उधर नहीं बन के इधर सामने बन रहा। तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। और देखिए ये बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का है। तो इस प्रतिबिंब के आधार पे हम देखते हैं कि क्या क्या जो है, क्या क्या स्थिति होगा उसके लिए, क्या प्रॉपर्टी होगा उसका। तो कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसके लिए क्या क्या है, इसके लिए कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पे बनेगा। वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि किरणों के वास्तविक काटने से बन रहा है। अत्यंत छोटा यानी बिंदु आकार का होगा, एकदम पूरा छोटा बन रहा है, देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल छोटा है, दर्पण के सामने है, वास्तविक और उल्टा है। तो ये इतना आपको पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। अगला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के आगे या परे होगा। वक्रता केंद्र के आगे या परे कहने का क्या अर्थ है, ये देखते हैं क्या कैसा बनेगा प्रतिबिंब। फिर से एक दर्पण लेते हैं, कौन सी दर्पण, क्योंकि हम यहाँ अवतल दर्पण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण लेते हैं, ये इस अवतल दर्पण का ध्रुव मान लेते हैं, ये आपका फोकस है एफ, और ये सी जो है क्या है, वक्रता केंद्र है। कहाँ रखा गया है वस्तु को, वक्रता केंद्र के आगे इधर कहीं अगर ये वस्तु है। तो एक किरण समानांतर लेंगे इसके, ये कहाँ से निकलेगी परावर्तन के बाद, फोकस से, आप जानते हैं। और एक किरण को क्या करते हैं कि यहाँ से ही लेके इसके वक्रता केंद्र से इंसिडेंट कराते हैं, तो ये क्या होगी, उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, मैं बता चुका हूँ पीछे। अब इस बिंदु पे ये काट रहा है तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये वाला भाग। तो अब इसका तो ये रे डायग्राम हो गया किनारे। अब इसकी प्रकृति देखते हैं कि क्या होगा इसकी प्रकृति। तो देखने से लग रहा है कि दर्पण के सामने बन रहा है, क्योंकि किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है, तो वास्तविक होगा प्रतिबिंब। और इसका जो देख रहे हैं एरो ऊपर की ओर है, लेकिन इसका एरो नीचे की ओर है, यानी उल्टा भी है, यानी वास्तविक और उल्टा भी होगा प्रतिबिंब। तो देखते हैं इसका प्रतिबिंब का क्या गुण है। तो कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के आगे या परे होगा तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा।
वास्तविक तथा उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये हो गया दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति कहता है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से हम एक दर्पण लेते हैं। ये एक गोली अवतल दर्पण है। ये इस दर्पण का पोल है, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। कहा जा रहा है कि वस्तु को ना वक्रता केंद्र पे ही रखा गया है। तो एक किरण इधर से लेंगे, ये प्रधान अक्ष के चूँकि समानांतर आ रही है तो प्रवर्तन के बाद है जो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरा किरण जो है हम फोकस से लेते हैं। फोकस से पड़ेगी तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कहाँ काट रही है? इस जगह पे कहीं काट रही है, यहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, इसको प्रतिबिंब को देखने से क्या पता चल रहा है कि जहाँ वस्तु रखा गया है ना, उसी जगह पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वस्तु के समान आकार का है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी होगा कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा और वस्तु के समान आकार का होगा। और इसमें ये एक याद रखने वाली बात है कि अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है जब प्रतिबिंब जहाँ वस्तु रखा है वही बनेगा तथा समान आकार का बनेगा। बाकी कोई भी स्थिति 6 स्थितियों में से ऐसा नहीं है। इन सारे 6 स्थितियों में से एकमात्र स्थिति है कि जब किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया तीसरी। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है। इसको भी देखते हैं। यह एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, ये फोकस और ये सेंटर कर्वेचर कहाँ रखा गया है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, इधर कहीं रखा गया है। एक किरण समानांतर लेंगे जो फोकस से निकल जाएगी और दूसरी किरण जो है फोकस से लेंगे जो क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। इस तरह से कहीं आगे बनेगा, ये एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा प्रतिबिंब का प्रॉपर्टी? तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के आगे बनेगा, आगे बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये 3 पॉइंट इसके लिए है। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु पांचवी स्थिति है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। दर्पण के फोकस से रखा गया वस्तु को। इस बार इसको भी देख लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। वस्तु को फोकस पर रखा गया है। एक प्रकाश किरण ऐसे लेते हैं, प्रवर्तन के बाद फोकस से ही निकलेगी, और एक प्रकाश किरण जो ध्रुव पे लेते हैं, जिस एंगल से पड़ेगी उस एंगल से निकल जाएगी। अब आप बताओ कि आगे कहीं काटेगा दूसरे को? नहीं काटेगा, दोनों समानांतर है। पीछे भी ले जाएंगे तो समानांतर जाएगा, यानी ना तो ये वर्चुअली काट रहा है और ना तो रियली में काट रहा है, यानी ना आगे बढ़ाने पे ना पीछे ले जाने पे। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो कहा जाता है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये जो है दोनों किरण ये समानांतर जा रही है। समानांतर किरणें कहाँ काटेगी मुझे नहीं पता, अनंत पे काटेगी भी या नहीं काटेगी। तो इस तरह से इसके बारे में कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। अंतिम स्थिति है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है। देखते हैं इसको, फोकस और ध्रुव के बीच। हाँ जो भाई, ये है आपका एक अवतल दर्पण, ये है दर्पण का ध्रुव P और ये फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ रखते हैं? दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में। ये ध्रुव है और ये फोकस के बीच में। तो एक किरण तो यहाँ से लेंगे जो समानांतर जाएगी, प्रवर्तन के बाद फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी किरण लेंगे जो यहाँ पड़ेगा ध्रुव पे, जिस एंगल से पड़ेगी उसी एंगल से ये निकल जाएगी इस तरह से। ये आगे तो कहीं मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आगे की ओर इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है,
यानी इतना कन्फर्म हो गया कि दूरी बढ़ने का मतलब कि आगे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा एक दूसरे से दूर, यानी आगे कभी नहीं काटेगा। तो इसलिए इसको हम पीछे मिलाकर देखेंगे। तो पीछे जब हम मिलाते हैं तो देखते हैं कि किसी न किसी बिंदु पे ये काटता है, मतलब रियल में नहीं काटता, यानी वर्चुअल में काटता है। तो जब वर्चुअली काटेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा। दर्पण के पीछे बन रहा है। अब देखते हैं इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो कहा जा रहा है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक या आभासी और सीधा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट याद रखने की है कि अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है जब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। बाकी जो 5 स्थितियाँ थी उसमें हमने वो ये देखा कि बाकी सभी 5 स्थितियों में वस्तु जो है दर्पण के जब सामने रखा गया है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। लेकिन यह एकमात्र स्थिति है जिसमें दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है फोकस और ध्रुव के बीच में, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक सीधा तथा दर्पण के पीछे बन रहा है। इसलिए BVI ये याद रखने योग्य बात है। तो इस तरह से ये 6 स्थितियाँ थी अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के। अब एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने देखा कि किसी वस्तु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो है निम्नलिखित 2 प्रकार के हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हमेशा ये उल्टा होता है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आभासी रूप से काटती हुई प्रतीत होती है, मतलब काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, तो इस आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमेशा सीधा होता है और हमेशा ये धनात्मक आवर्धन देता है और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक आवर्धन देता है और हमेशा दर्पण के सामने बनता है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब जब बनता है तो उसका रे डायग्राम खींचने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता है? तो उसके लिए हमें 4 किरणों की आवश्यकता है। पहली किरण थी क्या कि जब किसी गोलीय दर्पण में कोई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर इंसिडेंस हो रही है तो वह प्रकाश किरण जो है परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से निकलेगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पर इंसिडेंस हो रही है तो उस स्थिति में वह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उस दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरी स्थिति थी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर इंसिडेंस होगी तो उस समय उस इंसिडेंस में नॉर्मल इंसिडेंस माना जाएगा, यानी कि आपतित किरण और दर्पण के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसलिए वह प्रकाश की किरण जिस रास्ते से इंसिडेंस होगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और चौथी और अंतिम है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पे पड़ेगी तो जिस एंगल से पड़ेगी उसी एंगल से निकल जाएगी। तो ये 4 प्रकाश किरण जो है आपको किसी भी स्थिति के प्रतिबिंब बनाने के समय उसके रे डायग्राम यानी किरण आरेख खींचने के लिए आवश्यक है। तो इस 4 को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब एक एक कर देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियाँ उसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो सबसे पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पे रखी गई है। तो सिंपल है कि जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर आएगी और समानांतर प्रकाश किरणें जो है परावर्तन के बाद फोकस पे काटेगी। तो इस तरह से जब वस्तु अनंत पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और बहुत ही छोटा होगा, जिसको कि बिंदु आकार का भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट था, दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के परे यानी आगे रखा गया है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है बस दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा तथा वस्तु से आकार में छोटा होगा।
तीसरी स्थिति थी कि जब प्रतिबिंब को दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। तो जब वस्तु को किसी दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखेंगे, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा तथा वस्तु के समान आकार का होगा। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु को किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र के आगे बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। पांचवी स्थिति है कि जब वस्तु को किसी अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और अंतिम स्थिति है इसके लिए कि जब वस्तु को किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक और सीधा होगा तथा वस्तु की अपेक्षा आकार में बड़ा होगा। तो ये जो है आपका 6 स्थिति था अवतल दर्पण के लिए। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने योग्य ये है कि हम देख रहे हैं कि जब कोई अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे जैसे हम वस्तु को इधर से इधर की ओर खिसकाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब भी इधर से इधर की ओर खिसकता जा रहा है। जैसे पहले अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, फिर जो है हम सी और अनंत, सी से आगे थोड़ा नज़दीक लेके आए तो प्रतिबिंब भी थोड़ा इससे इधर की ओर शिफ्ट हुआ, ये दोनों के बीच में बनने लग गया। जब सी पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब भी सी पे बना। जब वस्तु को सी से नीचे इधर लेके आया तो प्रतिबिंब भी सी से आगे चला गया, और जब वस्तु को फोकस पे लाया तो प्रतिबिंब भी जो है अनंत पे चला गया। तो इन 5 स्थितियों में ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के पास लेकर आ रहे हैं, प्रतिबिंब जो है वस्तु से, दर्पण से दूर चला जा रहा है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हमारा ये सेशन पसंद आया तो हमारे इस चैनल को, ए नोट ऑन फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। और क्या इसमें आपको कैसा लगा ये सेशन, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।